हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस पवन सर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में स्टडी किया था। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से ये कंफर्म हो गया कि कोई भी जो एटम है उसके अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। तो वैसे अगर देखा जाए तो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यानी इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो एटम है उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंफर्म होना ये शो करता है कि उसके अंदर क्या है, कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ज़रूर प्रेजेंट होगा। तो इसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए जो गोल्डस्टीन था उसने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए उसने क्या की, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने क्या किया, गैस को लो प्रेशर पे लिया और साथ में उसने परफोरेटेड कैथोड और एक यहाँ पे एनोड का यूज़ किया। तो ये देखो, यहाँ पे उसने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक सीधी एनोड ली और दूसरी उसने यहाँ पे क्या है, परफोरेटेड कैथोड का यूज़ किया। परफोरेशन का मतलब होता है कि जिसके अंदर क्या हो, होल हो। ठीक है, तो ये परफोरेटेड कैथोड का उसने यूज़ किया और दोनों की दोनों जो मेटल इलेक्ट्रोड हैं उसको उसने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया। तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जैसे ही हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कुछ रेज जो है वो कहाँ से आ रही है, कुछ रेज क्या है, एनोड की तरफ से आ रही है, जो कि कैथोड के अंदर दिए हुए होल में से पास होके कहाँ पे जाके टकरा रही है, जो कैथोड के बैक साइड में जो अपने को क्या दे रखी है, ग्लास वॉल दे रखी है, उससे टकरा के वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगी, ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगी। तो यानी उसने इस एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्ज़र्व किया कि जैसे ही हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो कुछ रेज क्या एनोड की तरफ से आती है और एनोड की तरफ से आती है और फिर कैथोड में से पास होके कैथोड के बैक साइड में जो ग्लास वॉल है, उस ग्लास वॉल जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की क्या की हुई है, कोटिंग की हुई है। ठीक है, जिंक सल्फाइड की जिस पे कोटिंग की हुई है उस वॉल से टकरा के क्या प्रोड्यूस करेगी, ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगी। तो उन रेज को नाम दिया गया था एनोड रेज, या हम कह सकते हैं कैनाल रेज। क्योंकि कैनाल रेज इसलिए बोला क्योंकि ये कैथोड के अंदर जो होल थे उसके अंदर से पास हो रही थी। ठीक है, और इन रेज को क्या है, पॉजिटिव रेज भी बोला जाता है क्योंकि इनका जो इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड पे उनके हिसाब से, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये थी क्या, एनोड रेज। हमें पता है कि एनोड की तरफ से आई है और परफोरेटेड कैथोड में से पास होके कैथोड के बैक साइड के अंदर क्या है, ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो जो एनोड रेज हैं उनकी हमें ओरिजिन के बारे में पूछा गया है। अगर देखा जाए तो एनोड रेज हमें ये दिखाई तो दे रही है कि ये एनोड की तरफ से आई है, बट इनका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, जो एनोड और कैथोड के बीच में जो क्या दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है, स्पेस इन बिटवीन दी एनोड एंड कैथोड। ठीक है, एनोड और जो कैथोड के बीच का जो स्पेस है उस स्पेस के बीच में ही क्या है, ये जो एनोड रेज हैं उनकी प्रोडक्शन होती है। तो वो किस तरह होती है, यहाँ पे इसने बताया कि जो एनोड रेज है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कैथोड की साइड से क्या है, हाई स्पीड जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी क्या होगी, जो इन बिटवीन यहाँ पे क्या होगी, जो गैस हैं जो कि लो प्रेशर पे ली हुई है, इन गैसेस पार्टिकल पे क्या होगी, जो कैथोड रेस से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनकी बम्बार्डमेंट होगी और उसी बम्बार्डमेंट के कारण जो एनोड और कैथोड के बीच में जो प्रेजेंट गैस है वहाँ से ही क्या होगी, एनोड रेज की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एनोड रेज जो है वो एनोड से नहीं प्रोड्यूस होती, ये एनोड और कैथोड के बीच में जो स्पेस है वहाँ से प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इनसे टकराएंगे तो उन इलेक्ट्रॉन के टकराने से जो गैसियस पार्टिकल है या गैसियस मॉलिक्यूल्स है उनसे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है और यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज जो रेज या पार्टिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं उन्हीं को ही नाम दिया गया था क्या, एनोड रेज। ठीक है, इसके बाद अपने को इसकी क्या दी हुई है, एनोड रेज की प्रॉपर्टी दी हुई है। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी को हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम देखें
तो फर्स्टली हमें बताया गया कि जो एनोड रेज होती है ये क्या होती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इनके रास्ते में किसी ऑब्स्टेकल को रखते हैं तो उसके पीछे उसकी क्या बन जाएगी, शेडो बन जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। ठीक है, उसके बाद जो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे इसने बताया कि जो एनोड रेस है वो किससे मिलके बनी हुई है। एनोड रेस जो है ये मटेरियल पार्टिकल से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होगी, मटेरियल पार्टिकल। ठीक है, ये मटेरियल पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। इसका कैसे पता चलता है कि जैसे ये एनोड रेस के रास्ते में किसी लाइट पैडल व्हील को माउंट करते हैं, यानी किसी पैडल व्हील को सेट करेंगे तो वो उसको रोटेट कर देगी, जो इस बात का इंडिकेशन है कि एनोड रेस किससे मिलके बनी होती है, मटेरियल पार्टिकल से। ठीक है, यानी मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। फिर आगे इसने बताया कि जो एनोड रेज होती है इनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली ये चार्ज होती है, क्योंकि जैसे ही क्या किया गया, जैसे ही क्या लगाएगी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर ये नोट किया गया कि जो एनोड रेज होती है वो क्या हो गई, जो नेगेटिवली चार्ज जो प्लेट होती है उसकी तरफ क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका मतलब यही हुआ कि जो एनोड रेज होती है उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने को दी है उसके अंदर ये बताया है कि जो एनोड रेज होती हैं, ठीक है, एनोड रेज के अंदर अगर आप देखेंगे जो चार्ज बाई मास रेशियो होगा जो अलग अलग गैसों के लिए वो क्या होगा, डिफरेंट मिलेगा। चार्ज बाई मास रेशियो क्या है, जो डिफरेंट गैसें हैं, ठीक है, डिफरेंट गैसेस के लिए क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, यानी ये गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप की गैस को यहाँ पे जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर लिया गया है। जबकि कैथोड रेज के अंदर हमें चार्ज बाई मास जो रेशियो जो मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, हमें सेम मिल रहा था। जबकि यहाँ पे जो चार्ज बाई मास रेशियो होगा वो डिफरेंट गैसेस के लिए हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो चार्ज होगा गैस के ऊपर, यानी या हम कह सकते हैं जो पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज मिलेगा, ठीक है, या जो हम कहें कि एनोड रेज के जो पार्टिकल होंगे उनके ऊपर जो चार्ज होगा वो भी क्या मिलेगा, हमें डिफरेंट मिलेगा। क्योंकि ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो गैस है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि अगर डिफरेंट टाइप्स की हम गैस लेंगे तो उनके ऊपर जो चार्ज मिलने वाला है वो भी क्या है, डिफरेंट ही मिलेगा। क्योंकि ये क्या है, हो सकता है कि जो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला हो, दो इलेक्ट्रॉन निकले हो, तीन इलेक्ट्रॉन निकले हो, ये गैस की नेचर पे डिपेंड करेगा। जब इससे कैथोड रेज टकराती है तो वो कितने जो इलेक्ट्रॉन है उनका लॉस करते हैं जो गैसियस मॉलिक्यूल। अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो यूनी पॉजिटिवली, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है डाई पॉजिटिव या ट्राई पॉजिटिव, यानी आपको किसी तरह का चार्ज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद इसने बताया है कि जो मास होगा किनका, जो एनोड रेज की फॉर्मेशन करने वाले पार्टिकल का जो मास होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। मास ऑफ जो पार्टिकल किसके लिए, जो किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, एनोड रेज की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने बताया है कि ये मास हमें क्या मिल रहा है, इन पार्टिकल का डिफरेंट मिल रहा है। किसके लिए, ये मास हमें डिफरेंट टाइप्स की गैसेस के लिए क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। क्योंकि ये गैस की नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि वो कौन सी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ली गई है। ठीक है, इसके बाद 7th प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने बताया कि जो एनोड रेज होती है
अगर हम बात करें ये क्या करती है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, ये क्या करेगी, फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो ये एनोड रेज होती है इनकी जो स्पीड होती है, ठीक है, वो क्या होती है, जो कैथोड रेज होती है उसकी कंपेयर में क्या होगी, लो होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो एनोड रेज जो होती है वो कैथोड रेज की कंपेयर में क्या होती है, हैवी होती है। क्या होती है, एनोड रेज क्या होगी, हैवी होगी। किसकी कंपेयर में, कैथोड रेज की कंपेयर में। ठीक है, तो ये थी कुछ है कि इसकी जो प्रॉपर्टी जो हमें एनोड रेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी। ठीक है, अगर हम देखें अब जो नेक्स्ट अपने को दिए, या हमने इनकी प्रॉपर्टी को रिवाइज कर सकते हैं। तो हमें पता है कि एनोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और एनोड रेज जो है वो हमेशा मटेरियल पार्टिकल से मिलके बनी होती है, और जिन मटेरियल पार्टिकल से मिलके बनी होती है उनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि ये क्या है, जो नेगेटिवली चार्ज जो प्लेट होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी प्रेजेंस में नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफ़ेक्ट करती है, और हमने ये भी देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस से भी इफ़ेक्टेड होगी। ठीक है, फिर इसने बताया कि जो चार्ज बाई जो मास रेशियो हमें मिलेगा किसके लिए, एनोड रेज के लिए। यानी जो एनोड रेज क्या, जो डिफरेंट टाइप्स की गैसेस जो क्या है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम लेके चल रहे हैं, और वहाँ से क्या एनोड रेज जो प्रोड्यूस हो रही है उनके लिए जो चार्ज बाई मास रेशियो होगा वो डिफरेंट टाइप्स की गैसेस के लिए हमें डिफरेंट मिलने वाला है। और इसी तरह यहाँ पे जो एनोड रेज को बनाने वाले, यानी एनोड रेज कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल्स हैविंग डिफरेंट चार्ज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज। यहाँ पे इसने बताया कि जो एनोड रेज की फॉर्मेशन में जिन पार्टिकल्स का यूज़ हो रहा है वो पार्टिकल, यानी जिस गैस से क्या एनोड रेज प्रोड्यूस हो रही है उनमें जो पार्टिकल है उनके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगी, डिफरेंट टाइप्स की गैसेज के लिए डिफरेंट मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो एनोड रेज की फॉर्मेशन जिस टाइप की गैसेज से हो रही है उन गैसेज, यानी उन गैसेस के जो पार्टिकल है उनका जो मास है वो डिफरेंट टाइप की गैसों के लिए हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स का मास मिलेगा। यानी सभी पार्टिकल जो एनोड रेज की फॉर्मेशन कर रहे हैं उनका मास क्या है, सेम नहीं होगा। यानी जो पार्टिकल इन्वॉल्व हो रहे हैं एनोड रेज की प्रोडक्शन के अंदर वो गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका मास क्या होगा। ठीक है, फिर आगे ये सारी प्रॉपर्टी हमने स्टडी कर ली, और ये भी देखा कि एनोड रेज जो होती है उनकी स्पीड जो होती है वो कैथोड रेज की कंपेयर में लो होती है। इसके बाद हम देखते हैं क्या, चार्ज बाई मास रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने को दिया है क्या, चार्ज बाई मास रेशियो, यानी इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी किसके, मास के बारे में। ठीक है, जो चार्ज बाई मास रेशियो है, ठीक है, उससे हमें किसके बारे में पता चलेगा, जो मास होगा किसका, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करने के लिए हम चार्ज बाई मास का यूज़ करेंगे। तो हमें पता है चार्ज कितना होता है, जो प्रोटॉन होता है उसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, हमेशा जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसके इक्विवेलेंट होगा। और इसका जो चार्ज बाई मास रेशियो है वो कितना होगा वो होता है 9.58 × 10⁵। जब इनका रेशियो निकालेंगे तो हमें जो क्या मिलेगा, इसका मास मिलेगा, वो कितना मिलना है, 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो इससे क्या है, हम इसका जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मास है उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट किए उनमें ये भी देखा गया कि जो डिफरेंट टाइप्स की जितनी भी जो गैसें ली गई थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उन सभी का जो मास था वो क्या था मास जो किसी भी गैस का था, मास ऑफ ए गैस किसके अंदर, इन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो हमें क्या मिल रहा था, किसी भी जो गैस का, या हम कह सकते हैं पार्टिकल्स का। ठीक है, गैस के अंदर क्या थे, जो पार्टिकल किसकी फॉर्मेशन कर रहे थे, एनोड रेज की, उनका जो मास था वो क्या था, वो था वोल नंबर मल्टीपल ऑफ
मास ऑफ प्रोटॉन, यानी जो प्रोटॉन था उसके मास का क्या मिल रहा था हमें, वोल नंबर मल्टीपल मिल रहा था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, तो यहाँ पे जो कंफर्म हो जाता है कि जो मास होता है, या हम बात करते हैं किसकी, प्रोटॉन की डिस्कवरी की। ठीक है, तो हमने एनोड रे एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म कर लिया कि एनोड रेज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, और इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है, किसके ऊपर, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या बना रहे थे, एनोड रेज बना रहे थे। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो क्या बना रहे थे, एनोड बना रहे थे, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसके इक्विवेलेंट होता है, और जो मास हमने निकाला था वो हमने इनके चार्ज बाई मास रेशियो से निकाला, जो कि इतना होता है। तो यानी प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, हमें यहाँ से पता चला कि ये प्रोटॉन क्या होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जिनका जो मास होता है, ठीक है, जो मास होगा वो किसके इक्वल होता है, जो कि लगभग मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल अपने को मिलने वाला है, या ये इतना मास हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रोटॉन्स के बारे में। और हमें पता है कि कैरी यानी प्रोटॉन क्या होंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे जो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और उनका मास नियरली क्या होगा, हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया सारा किसके बारे में, जो अपने को प्रोटॉन के बारे में दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो क्या आता है, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो जाती है, उसके बाद जो साइंटिस्ट थे उनके एक तरह की और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो कहते हैं कि अब हमें पता लगाना चाहिए कि ये प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये किसी भी एटम में किस तरह प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए, जिसके अंदर हम मॉडल्स ऑफ एटम जो अपने को दे रखे हैं, यानी एटॉमिक मॉडल है, उनके अंदर इनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे पहले अपने को कुछ दे रखे हैं फिनोमिना, और हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, तो इसके आगे जो नेक्स्ट अपने को दे रखा है वो क्या दे रखा है, उससे पहले हमें कुछ पता होना चाहिए किसके बारे में। एक फिनोमिना दे रखा है, क्या, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, बेकरल ने की थी। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, जो बेकरल है, ठीक है, उसने रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना को डिस्कवर किया था। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे इसने बताया कि कुछ एक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, ऑटोमेटिकली क्या है, जो रेडिएशन है वो इमिट करते रहते हैं। तो इस टाइप के सब्सटेंस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और ये फिनोमिना है, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिविटी। तो यानी रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ये होती है स्पॉन्टेनियसली इमिशन ऑफ रेडिएशन, spontaneously emission of radiation by any substance is known as radioactivity। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे। और जो सब्सटेंस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यानी कोई जो सब्सटेंस ये जो कर रहा होगा वो कौन से सब्सटेंस होंगे, उनको बोलेंगे क्या, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी जो क्या कर रहे हैं, रेडिएशन को इमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने को एग्जांपल दिया है किसका, जैसे यूरेनियम है, ठीक है, रेडियम है, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना है, ठीक है, तो इसको ऑब्जर्व किया गया, ये नोट किया गया कि क्या, कि कोई जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, उसकी जो रेडिएशन इमिट हो रही थी उनको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, तो ये जो एक लेड का कोरक है, ठीक है, और इसके अंदर रख दिया क्या, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, जैसे रेडियम वगैरह रख दिया, और इसके चारों ओर क्या
इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया गया। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं ये क्या है, 3 टाइप्स की रेडिएशन इमिट करते हैं। कुछ तो रेडिएशन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ चल जाएगी, कुछ रेडिएशन क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ चली जाएगी, और कुछ क्या है, डायरेक्टली पास हो जाती है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे ये जो 3 टाइप्स की जो रेडिएशन जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा रिलीज़ की जाती है, उन 3 टाइप्स की रेडिएशन को अलग अलग नेम दिए गए। जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जाती है तो इसका मतलब उन रेस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इनको नाम दिया गया क्या, अल्फा रेज। ठीक है, और जो रेडिएशन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ गई, इसका मतलब उनके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो उनको नाम दिया गया क्या, बीटा रेज। ठीक है, और जो रेज बिना कोई डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली पास हो गई, उनको नाम दिया गया था क्या, गामा रेज। ठीक है, अब इनकी हम बात करते हैं। तो जो अल्फा रेज होती है, यानी उसके ऊपर ये बताया गया है कि इस पे क्या है, 2 यूनिट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होगा, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिसका जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है, हीलियम एटम के मास के इक्वल होता है। ठीक है, तो यानी इसलिए हम अल्फा रेज जो है इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या है, हीलियम की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर बात आती है किसकी, बीटा रेज की। तो बीटा रेज जो होती है उसके ऊपर क्या होगा, 1 यूनिट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होता है। 1 यूनिट क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कहने का मतलब इसका जिन पार्टिकल से ये मिलके बनी होती है, ठीक है, उनका चार्ज और मास किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी होती है। जबकि गामा रेज जो होती है ये न्यूट्रल होती है, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्या होती है, ये न्यूट्रल होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें रेडियो एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट करते रहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और ये फिनोमिना जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो क्या था, वो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है उसका कंसेप्ट कहाँ से आता है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया, क्या ऑब्ज़र्व किया, कि जब भी वो किसी एटम का मास कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन कब हुई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। तो यहाँ पे इसने बताया कि जब भी किसी भी एलिमेंट्स का क्या है, एटॉमिक मास को ऑब्ज़र्व किया जा रहा था, उस टाइम ये नोट किया गया था कि जो उनका मास था वो क्या है, एक्चुअल मास से कम मिल रहा था। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो एटम है उसके अंदर प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है इनके सिवाय कुछ और भी पार्टिकल वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। और इन्हीं पार्टिकल्स का डिटेक्शन करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, किसने किया था, चैडविक ने। ठीक है, जैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी तो गोल्डस्टीन ने की थी, और इसी तरह अगर हम बात करें किसकी, न्यूट्रॉन की, तो इसकी डिस्कवरी के लिए कौन आया, जो चैडविक था। ठीक है, चैडविक ने क्या किया, चैडविक ने जो अल्फा रेज हैं उन अल्फा रेज की क्या की, बम्बार्डमेंट करवाई। क्या करवाई, अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट या अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, किन के ऊपर, उन सम लाइट एलिमेंट। ठीक है, कुछ जो लाइट एलिमेंट थे, ठीक है, जैसे कि बेरिलियम और बोरॉन। ठीक है, इनके ऊपर उसने क्या की, अल्फा रेस की क्या करवाई, बम्बार्डमेंट करवाई। तो उसने ऑब्ज़र्व किया था कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल क्या है, इन पार्टिकल के साथ रिलीज़ हो रहे थे। तो उसने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जैसे ही अल्फा रेज का मतलब हम समझते हैं कि हीलियम पार्टिकल, ठीक है, जैसे ही उनकी बम्बार्डमेंट करवाई किनके साथ, इन लाइट पार्टिकल जैसे बेरिलियम के साथ, तो जो बेरिलियम है इसकी ट्रांसम्यूटेशन हो जाती है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन में।
ये क्या करता है, जब भी अल्फ़ा पार्टिकल किसी भी पार्टिकल से टकराएगा तो उसकी खासियत ये होगी कि वो एटॉमिक नंबर को तो क्या करेगा, 2 यूनिट इंक्रीज़ कर देता है, और जो मास नंबर है उसको 4 यूनिट इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जब अल्फ़ा रेज बेरिलियम से स्ट्राइक करती है या अल्फ़ा रेज की बेरिलियम पार्टिकल पे बम्बार्डमेंट हुई तो बेरिलियम कार्बन में कन्वर्ट हो गया और साथ में क्या रिलीज़ हुआ, एक न्यूट्रल पार्टिकल रिलीज़ हुआ। ठीक है, और यही ऑब्जर्वेशन की गई किसके साथ, नेक्स्ट जो बोरोन है। ठीक है, जब बोरोन के ऊपर इसकी बम्बार्डमेंट करवाई गई तो ये ऑब्ज़र्व किया गया कि बोरोन तो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर, और साथ में क्या रिलीज़ होते हैं, एक न्यूट्रल पार्टिकल। ये जो न्यूट्रल पार्टिकल रिलीज़ हो रहे थे अल्फ़ा रे स्कैटरिंग के दौरान, इन्हीं न्यूट्रल पार्टिकल को नाम दिया गया क्या, न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो जो न्यूट्रॉन होते हैं, यानी ये क्या होते हैं, न्यूट्रॉन की हम बात करेंगे तो ये न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन आर क्या, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल और हैविंग मास इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और इनका जो मास होता है न्यूट्रॉन का, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल होता है। वैसे अगर हम देखें तो जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो स्लाइटली क्या होगा, प्रोटॉन के मास से क्या होता है, ज़्यादा होता है, बट ये कुछ एक पॉइंट के अंदर होता है। तो इस तरह क्या होती है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है, और यहीं से पता चलता है कि किसी भी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में अकेले प्रोटॉन का नहीं, न्यूट्रॉन का भी योगदान होता है। तो इस तरह आज हमने यहाँ पे 3 टाइप्स के जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स, इनकी डिस्कवरी और इनसे रिलेटेड एनोड, कैथोड रे और रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।